नमस्कार द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। बात करेंगे हम एक ऐसी जगह को लेकर जो कई सालों तक भारत का हिस्सा नहीं थी, भारत की स्टेट नहीं थी। सिक्किम के भारत में विलय की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि कूटनीति, रणनीति और जनमत की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम विलय की वर्षगांठ पर गंगटोक जा रहे हैं, यह इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। शुरुआत आजादी के बाद भी अलग रहा सिक्किम। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी सिक्किम तुरंत भारत का हिस्सा नहीं बना। वहां नामग्याल डायनेस्टी का शासन था और इसे भारत का प्रोटेक्टर स्टेट यानी संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। 1950 में हुए समझौते के तहत भारत सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति संभालता था, जबकि आंतरिक प्रशासन चोग्याल राजा के पास रही। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिक्किम के साथ भूटान जैसे संबंध बनाए रखना चाहते थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे पूरी तरह भारत में मिलाने के पक्ष में थे। दार्जिलिंग और रणनीतिक महत्व। सिक्किम का महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामरिक भी था। दार्जिलिंग कभी सिक्किम का हिस्सा था, जिसे 1835 में ब्रिटिशों को सौंप दिया गया। यह इलाका तिब्बत के साथ व्यापार और सैन्य दृष्टि से बेहद अहम था। 1970 के दशक में सिक्किम के चोग्याल पाल्डन थोंडुप नामग्याल की अमेरिकी पत्नी होप कोक ने दार्जिलिंग को वापस लेने की इच्छा जताई। इस बयान ने भारत सरकार को सतर्क कर दिया, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो सकता था। चीन फैक्टर और बढ़ती चिंता। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1967 के नाथुला संघर्ष के बाद सिक्किम की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई। चाइना की सीमा से सटे होने के कारण भारत सिक्किम को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ चोग्याल सिक्किम को स्वतंत्र पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगे थे। बात आती है आंतरिक असंतोष और लोकतांत्रिक मांग की। सिक्किम की जनसंख्या में नेपाली मूल के लोग बहुसंख्यक थे, जो राजशाही से असंतुष्ट थे। उन पर भेदभाव के आरोप लग रहे थे और चुनावी धांधली की शिकायतें भी सामने आ रही थी। इसी दौरान काजी लेहेंडप दोरजी के नेतृत्व में सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने भारत में विलय की मांग तेज कर दी। जनता का समर्थन धीरे धीरे राजशाही के खिलाफ और भारत के पक्ष में बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी की रणनीति। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने माना कि सिक्किम के लोगों की इच्छा को पहले नजरअंदाज करना एक गलती थी। उन्होंने खुफिया एजेंसी RNAW के प्रमुख RN काओ को सक्रिय किया। इसके बाद एक रणनीतिक योजना बनाई, जिसमें विपक्षी दलों को समर्थन देना, जनता में असंतोष को संगठित करना, भारत के विकास मॉडल को प्रचारित करना, जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी। 3 चरणों में विलय किया। राजनीतिक दबाव और आंदोलन। 1973 सिक्किम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। अंत चोग्याल को भारत से मदद मांगनी पड़ी और एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिससे उनकी शक्तियां सीमित हो गई। चुनाव और सत्ता परिवर्तन। 1974 भारत के समर्थन से चुनाव हुए, जिसमें काजी लेहेंडप दोरजी की पार्टी ने भारी जीत हासिल की। इसके बाद सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। अंतिम कार्रवाई और जनमत। 1975 अप्रैल 1975 में भारतीय सेना ने राजमहल को घेरकर सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र किया और चोग्याल को नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद जनमत संग्रह कराया गया। जनमत और विलय। 14 अप्रैल 1975 को हुए जनमत संग्रह में 97.5% लोग भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम निर्णायक था। इसके बाद भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम का भारत में विलय केवल सैन्य या राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि ये
जनमत कूटनीति और रणनीति का संयोजन था। इसमें जहां एक और जनता की भूमिका अहम रही, वहीं भारत सरकार की दूरदर्शिता और समय पर लिए गए फैसले भी निर्णायक साबित हुए। आज सिक्किम भारत का एक शांत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी ये ऐतिहासिक यात्रा देश की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये थी कुछ खास जानकारी सिक्किम को लेकर। सिक्किम का विलय आखिर भारत में कब, क्यों और कैसे हुआ। और आज सिक्किम दिवस है, जहां पे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।